हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 31 से। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 30 तक के वीडियो आपने देख लिए हैं। आर डी शर्मा क्लास 10 मैथ्स की नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेक कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन में कुछ नया होगा। वैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे क्वेश्चन थोड़े ईजी होने स्टार्ट हो जाएंगे। आर डी शर्मा में स्टार्टिंग में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट ये इस रीजन से भी होता है कि हमें बहुत कुछ चीजें आने लग जाती है, तो हमें लगता है आगे वाले क्वेश्चन में कोई ज्यादा है तो नहीं। बट वो तभी होता है बच्चा जब आप पहले के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। ठीक है ना। चलो फिर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि फिगर के अंदर टेंजेंट पी क्यू दिख रही है आपको। हमने कहा दिख तो रही है, क्या करना है इसका। बोले ये जो पी क्यू टेंजेंट है एंड पी आर दो टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो आपको एक पी पॉइंट दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे देखो पी पॉइंट ये रहा। ठीक है ना। कलर चेंज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, ये पी पॉइंट आपको दिख रहा है। इस पी पॉइंट से पी क्यू ये रहा क्यू, और ये रहा आर अपना दिख रहा है अभी। ये दो टेंजेंट्स हैं विथ सेंटर हो सच दैट एंगल आर पी क्यू, ये जो आर पी क्यू एंगल इतना है ना, आर पी क्यू बाहर वाला एंगल, ये 30 डिग्री गिवन है तुम्हें। और एक कोड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। ध्यान से देखना इस लाइन को कि आपने एक आर एस टेंजेंट कोड, ये कोड जो है ये कोड इसके पैरेलल है। ये ध्यान से समझ लो बस। इतना समझा, ऐसे मान लो क्वेश्चन तुमने आधा पकड़ लिया। बता दीजिए आर क्यू एस कितना है। आर क्यू एस ये एंगल पूछ रहा है तुमसे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ये बोला कि देखो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में ये जो टेंजेंट है ये इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो आर क्यू है ये मेरी, और ये जो कोड थी ना एस आर कोड क्यूपी टेंजेंट के पैरेलल है। तो मैंने कहा क्यू आर मेरी टेंजेंट ट्रांसवर्सल है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी। क्या ये लाइन लिख सकता हूँ भाई मैं? किस कॉन्सेप्ट से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आई? ये जरूरी था। हम देखेंगे कि ये जरूरी था कि नहीं, बट ये लाइन गिवन है तो हम इसको यूज में ले लिया। अब हमारे पास अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सर ये एक ट्राइंगल बन रहा है आर क्यू और पी, दिख रहा है भाई सबको। इसके अंदर ये एंगल 30 है, और आप बोलेंगे आर पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल्स। तो इसका मतलब क्या, एंगल आर और एंगल क्यू इक्वल है। तो आप लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल आर क्यू पी। क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस एंगल को x ले लेते हैं, इसको भी एक बार समझने के लिए x ले लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30, तो 2x इक्वल्स टू 120 और x इक्वल्स टू 60। तो आपका ये जो एंगल है कितना आया है? 60 आया है। और ये एंगल भी कितना है? 60 है। तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा? 60 होगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? किसी को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं? अब सुनो अच्छे से। अगर मैं, अब मुझे ना, अब एंगल पता ही नहीं चल रहा ये एंगल कैसे निकाले। पता चल रहा है किसी को? अभी तक कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि सर ये एंगल कैसे निकाल। बाकी हम तो निकाल लिए 60 क्या कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ गलत कर दिया भाई, ये कैलकुलेशन गलत कर दी यहाँ पे। 150 होता ना, 150 में 2 का डिवाइड करते तो 150/2 होता, दैट इज 75 हो जाता। सही पकड़े हो जिसने भी पकड़ा है बात को। सॉरी भाई, हो जाता है यार। चलो ये एंगल 75 आया है, ये एंगल भी 75 हो गया। तो आपने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 75 हो गया। सर अब क्या करें हम? अब ऐसा क्या करें कि बस हमारा आंसर आ जाए? तो मैंने कहा कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी लगेगी जो हमें पता होनी चाहिए। तो आपने क्या किया? आपने कहा देखो सर, यहाँ पे एस आर से एक टेंजेंट जा रही है, जा रही है। तो ये जो कोड है, कौन सी कोड? ध्यान से देखना भाई, क्यू आर कोड है जो टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रही है ये। और यही कोड अल्टरनेट सेगमेंट में एक और एंगल बना रही है। अरे सर हाँ, तो क्या मैं एंगल क्यू आर पी को इक्वल लिख सकता हूँ एंगल क्यू एस आर के? हाँ सर, क्यों? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है, अल्टरनेट सेगमेंट।
का रूल लग रहा है कि इफ ए कोड मेक एन एंगल विच टेंजेंट एंड दैट कोड मेक एन एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। अभी दो सेगमेंट है ना, एक तो ये सेगमेंट और एक इधर वाला सेगमेंट है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में वो जो कोड एंगल बनाएगी वो उस एंगल टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल भी कितने का हो गया, 75। समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक ट्राइंगल है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने ज्यादा। तो रूल पता चले, रूल पता होने चाहिए कब कहाँ क्या करना है। ये 75 हो गया, ये 75, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एस आर क्यू एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल आर एस क्यू हमें 75 पता है, एंगल एस क्यू आर का नाम बुक क्वेश्चन में आर क्यू एस लिखा हुआ, तो मैं इसको आर क्यू एस ही लिख देता हूँ बच्चा। प्लस एंगल ये भी 75 है, इज 180 डिग्री। 75 प्लस 75 150, तो आर क्यू एस एंगल कितना आ गया तुम्हारा, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। कितना इजी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई? समझ में आया? अब तुम इसकी कोड को ज्वाइन कर रहे हो, फिर फालतू में दिमाग लगा रहे हो, मेरे हिसाब से उतना दिमाग लगाने की जरूरत है तो नहीं, फिर भी तुम्हारा मन करे तो लगा लो भाई, है ना। अब मैं एक देख रहा था कि क्या करें ऐसा, बट मेरे को नहीं लग रहा कि वो दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने बैठोगे, नहीं रहने दो, है ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर, क्लियर है भाई सबको? ये ठीक है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आया सबके, कोई ऊपर से नहीं गया। कुछ नहीं किया हमने, पहले पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाया है, फिर एक ट्राइंगल है जिसमें टेंजेंट इक्वल करके एंगल लगाया, फिर अल्टरनेट सेगमेंट का रूल लगाया, फिर वापस ट्राइंगल का रूल लगाया। इसको समझ लो इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपकी नजरों के सामने। क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बात पूछी, एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट पी और पी बी ड्रॉन की गई हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। अगर एंगल पी ए बी दिख रहा है, पी ए बी ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है, तो बताइए एंगल ए ओ बी कितना होगा। तो देखो एक रूल तो ये है, देखो सीधी सी बात है कि एंगल ए पी बी जो होता है और एंगल ए ओ बी जो होता है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। कैसे निकालते हैं वो रिलेशन, मैं समझा देता हूँ। देखो ये सेंटर आपका ओ, ये ए है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये एंगल पी है, यहाँ पे पी है, पता चल गया, है ना। अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, आपको सबको पता है ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल ओ प्लस 90 प्लस एंगल पी प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल हो गया ना ए ओ बी पी, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो आप लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल पी में एक रिलेशन होता है कि इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये लाइन तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो, तो मैं कह रहा हूँ एंगल ए पी बी और एंगल को ए ओ बी को ऐड करोगे तो एंगल आएगा तुम्हारा 180 डिग्री। अब मेनली हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए, इस एंगल पी पे रहना चाहिए। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ए पी इक्वल है बी पी के, सीधी सी बात है। तो ये जो एंगल बी है यहाँ पे इतना सा ए बी पी, ये भी 50 होगा। आप सबसे पहले कहोगे इन ट्राइंगल ए बी पी ए पी इज इक्वल टू बी पी, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। देखो जब तक सोचना, अभी तक अगर तुम लोग सोचना नहीं सीखे हो तो थोड़ी सी दिक्कत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, तो इस वजह से अगर ये इक्वल है तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बी पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल बी ए पी। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब दोनों एंगल कितने के हो गए बच्चा तुम्हारे, 50 डिग्री के हो गए। हुए कि नहीं हुए भाई? हो गए सर, ठीक। अब मैं अगर ऐसे लगाऊं कि एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ए पी
प्लस एंगल APB, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ, ASP लिख दिया मैंने। ये 50 है, ये भी 50 है, तो 100 हो गया। प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180, तो एंगल APB कितना हो गया तुम्हारा 180 माइनस 100। अब जिसको ये बात कम समझ में है ना, घबराओ मत भाई, दूसरा तरीका भी समझाता हूँ, पर ये समझना जरूरी है। तो इससे आपका APB कितना आ गया 80 डिग्री। तो दिस इज योर इक्वेशन मैन 1। ये तरीका है इसको प्रूव करने का। तो बाय इक्वेशन 1 क्या तुम ऐसा लिख सकते हो भाई लोगों कि एंगल APB AOB प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOB कितना हो जाएगा सर हमारा 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। बात समझ में आई तो बोलो यस। अब एक छोटे से तरीके से हम इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। आंसर 100 डिग्री आ रहा है क्या? हाँ 100 आ रहा है। लिसन, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये आपका सर्कल है, ध्यान से देखना भाई, दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ये O है, ये A है, ये B है और ये बाहर P है। ठीक है भाई, सबको पता चल रहा है A B P और A। ये O, ये इतना एंगल 50 है और तो OA का पूरा एंगल तो 90 होता है, तो क्या ये 40 आ जाएगा? और ये वाला भी कितना आ जाएगा 40, क्योंकि ये भी 50 लाओगे आप और इस पे 90 होता है ना। अरे यार ये तो पता होगा भाई, OA इज परपेंडिकुलर ऑन AP एंड OB ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AP, तो दोनों 90 के होते हैं और 50 माइनस करोगे 40 40 के बचेंगे। अब इस ट्राइंगल OAB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B तीनों का सम 180 होगा और ये महाराज तो 40 40 के 80, तो एंगल O कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 100 आ जाएगा। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, बट ये चीज याद रखनी चाहिए कि सर जिस एक्सटर्नल पॉइंट से आप एंगल टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो उस एंगल का प्लस जो सेंटर पे वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बनाते हैं उस एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। ये बात पता होनी चाहिए तुम्हारे को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा आपकी नजरों के सामने, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या कहना चाहता है? इस फिगर में दो टेंजेंट है AB और AC ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल BAC। भाई साहब ये जो पूरा एंगल है, एंगल BAC आपको 120 डिग्री गिवन है, तो प्रूव करके दिखाओ OA जो है वो 2AB है। आपने कहा अब भी कर देते हैं सर। मैंने कहा कैसे? बोले सर देखो, पहली बात तो ये एंगल B 90 डिग्री है और ये एंगल C 90 डिग्री है। हमने कहा OB इज परपेंडिकुलर ऑन BA एंड OC ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC। इतना बस समझ में आया सर। अब क्या करें? तो फिर आपने कहा देखो सर ये एंगल 90 डिग्री है, मैंने कहा हाँ। ये एंगल 90 डिग्री है, हाँ। यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है OAB बन रहा है, हाँ। दूसरा ट्राइंगल बन रहा है OAC। दोनों कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? मैंने कहा देखते हैं। दोनों में रेडियाई सेम है, हाँ। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, हाँ सर। और दोनों में 90 डिग्री भी है, हाँ। और दोनों में OA कॉमन भी है, हाँ। तो बोले या तो SS S से कर दो या SA S से कर दो या RHS से कर दो, तीन रूल लगा सकते हो। मैंने कहा ठीक है एक लगा लेता हूँ मैं। OB इक्वल्स टू OC है और AB इक्वल्स टू AC है, ये रेडी है, रेडी ऑफ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस है। और AB ये क्या है, टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट्स है। OA इज इक्वल्स टू OA, ये कॉमन है। भाई सिंपल सी बात है ना, सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे बाय SSS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो OA किसके इक्वल है, OA के। AB किसके इक्वल है, AC के, तो C लगा दो। और OB किसके इक्वल है, OC के, नाम सही लिख गया। अब इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि बायसिपिसिटी, आप एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हो, OA बाइसेक्ट एंगल BAC, तो आप लिख सकते हो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO और दैट इज हाफ ऑफ एंगल BAC ऑल्सो। भी दोनों इक्वल है तो आधे हुए होंगे ना, तो हाफ ऑफ 120 इज 60 डिग्री। सर ये एंगल 60 आ गया
ये भी 60 आ गया। अब क्या करें? मैंने कहा अब एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। किस ट्राइंगल में लगाओगे? बोले सर इसने किसको पूछा है? ए बी को पूछा है। तो या तो आप इन ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर लगा दो, या फिर ओ ए सी में भी लगाओगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट वहां पे हमें ए सी की जगह ए बी रखना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों उसमें जाएं, इसमें लिख लेते हैं। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है भाई आपका, ऐसा है। ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बी ए ओ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर है? नहीं, एंगल के सामने ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमें किसका रिलेशन चाहिए? सर हमें रिलेशन चाहिए किसका? ओ ए का और बी ए का, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस का। तो कोस थीटा लगा दूं। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? बेस क्या है? बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए। और कोस 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओ ए कितना आ गया? 2 इंटू ए बी आ गया। क्या बात समझ में आई? कुछ ज़्यादा नहीं करना था। पहली बात तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया था, बस एंगल चाहिए था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लगा देते, क्वेश्चन हो गया अपना। समझ में आ रहा है? इजी सा था। ओके चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बाकी आपकी कोई राय हो चैनल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब भाई साहब डायग्राम तो गिवन नहीं था तो हमने सोचा बाद में बना लेंगे। Let the length of three consecutive sides of a quadrilateral, consecutive का मतलब लगातार, circumscribing a circle, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ था। हमने कहा देखो ये एक सर्कल होगा, इस सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ होगा। हमने बनाने की ट्राई किया, हमसे जैसा बना हमने वैसा बनाया। ठीक है, समझ गए ना? मतलब ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है। फीलिंग को समझ रहे हो आप मेरे हिसाब से? चलो ना, मैं इसका नाम रख लेता हूँ ए बी सी और डी। ये मेरे को बोला कि तीन कॉन्जुगेटिव साइड है, तो मैंने कहा अगर मान लो मैं ए बी को 4 ले लूँ तो मना तो ही करेगा नहीं मेरे को। फिर इसके बाद या तो मैं 80 को 5 लूँ, 7 इसको लूँ, या फिर मैं इधर चलूँ, इसको मैं ले लूँ 5 क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 7। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। फाइंड द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड, चौथी साइड की लाइन में। तो हमने कहा देखो भाई ये पी है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। तो हम ये जरूर लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल ए एस होता है। ठीक है, बी पी इक्वल क्यू बी क्यू होता है। फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और डी आर इज इक्वल टू डी एस। एक बात याद रखना हमेशा, जब भी क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइब करेगा, एक सर्कल अंदर बनाएगा, तो ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। मतलब ए बी का और डी सी का सम किसके इक्वल होगा? ए डी और बी सी के। तुम्हें ये किस हिसाब से लिखने हैं कि एक ऑपोजिट साइड वाले एक साइड में नाम रहे। देखो ए पी और बी पी नीचे वाली साइड के नाम हो गए, सी आर और डी आर ऊपर वाली साइड के नाम हो गए। मैंने इनको एक साइड में रखा और दूसरी वाली साइड के बाकी जो बचे उनको एक साइड में। दीज आर माई 4 इक्वेशंस। कहाँ से आई है? टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। भाई ए पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही ना, ए पी और ए एस, तो दोनों इक्वल होंगी आपस में, सबको पता है। ये वाली साइड इसके इक्वल टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल, और ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल। दिख रहा है साफ साफ? ठीक है, तो इनको मैं ऐड करूंगा तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल आएगा भाई? ए एस प्लस बी क्यू। ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो आप ए पी और बी पी के सम को क्या लिख सकते हो? ए बी। सी आर और डी आर के सम को क्या लिख सकते हो? सी डी। ए एस और डी एस के सम को क्या लिख सकते हो? ए डी। प्लस बी क्यू और सी क्यू के सम को क्या लिख सकते हो? बी सी। ए बी पता है तुम्हें? 4 ले रखी है तुम लोगों ने। सी डी, सी डी पता है सर? 7। ए डी पता है? नहीं, ए डी तो फाइंड आउट ही करनी है। बी सी पता है? 5। 7 प्लस 4 11, माइनस 5 इज 80। तो ए डी कितना आ गया? 6। ये क्या आ गया? फोर्थ साइड। तो फोर्थ साइड कितनी आ गई तुम्हारी? 6 सेंटीमीटर की आ गई, अगर ये कंडीशन है। अब मेरे बच्चा कहता नहीं सर मैं इधर से लूंगा 4 5 7, तो भी ये आता। ऊपर से ले ले 4 5 7 तो भी ये आता।
तो हम कंडीशन ये रखते हैं, नीचे वाली साइड को 4 ले लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। 99% क्वेश्चन ऐसे ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखो फिर। द कॉमन टेंजेंट ए बी, द कॉमन टेंजेंट ए बी, अब डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं है। CD to the common tangent AB and CD to two circles with center O and O dash intersect at E by between their centers। देखो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो भाई साहब, मैं कॉमन टेंजेंट का थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। अगर आपके पास ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, दोनों की बनती नहीं है तो वो दूर दूर हो सकते हैं। तो इनमें कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है? देखो ये तो डायरेक्ट हो गई, अरे यार ये तो लिखा है, एक मिनट भाई, ये तो डायरेक्ट हो गई, डायरेक्ट टेंजेंट्स जो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं इनको। दो होती है इनडायरेक्ट, एक इधर से आएगी और एक इधर से आएगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगी। आगे क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड, बहुत अच्छा प्यारा सा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, या तो ये दोनों मिल जाएंगे, पास आ जाएंगे दोनों, ऐसे वाला पास, तो इनकी कॉमन टेंजेंट कहाँ हो सकती है? एक यहाँ से हो सकती है, बीच से, सेंटर से, भाई जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से निकल सकती है, या तो दोनों के ऊपर से या दोनों के नीचे से निकल सकती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये एक दूसरे को काट ले। अब यहाँ पे दो सर्कल ऐसे हो सकते हैं, या तो दोनों की रेडियस सेम है या दोनों की रेडियस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये एक ऊपर से जाएगी और एक नीचे से जाएगी, और कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात, एक और दूसरा एक जगह अंदर आके टच हो रहे हैं। अब तुम्हें पता है कहाँ टच होते हैं, ठीक है ना, अंदर आके। नाउ ये एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। और एक ऐसा आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के अंदर आ गए, काम हो गया है, उसके बाद आप लोग ऐसे हो गए, मतलब कोई रिलेशन नहीं, तो इनकी कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है। तो ये कुछ केसेस है, आप इनके डायग्राम बना सकते हैं और तुम चेक कर सकते हो। और इतना बड़ा टॉपिक तो मेरे हिसाब से नहीं है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो तो बना ही दूं तुम्हारे लिए। तो कह रहा है दो कॉमन टेंजेंट्स है, द कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD टू द टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट E बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपके पास दो सर्कल है, मैंने कहा देखो या तो दोनों सर्कल की रेडियस सेम है या फिर डिफरेंट है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, सेम ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूँ इस दूसरे वाले सर्कल को, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है भाई लोगों। अब इस पे से एक टेंजेंट निकालिए आपने, ये दूसरे वाले को यहाँ जाके टच कर रही है। इसमें से एक टेंजेंट निकालिए आपने, ये इसको जाके यहाँ टच कर रही है। बस हमें मान लेते हैं ए बी टेंजेंट है और ये सी डी टेंजेंट है ना। दो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है बेचारी? ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें कह रहा है कि एक का सेंटर ओ है और दूसरे का सेंटर ओ डैश है, ठीक है। तो ये बताओ, क्या ये तीनों पॉइंट्स, मान लो मैं इनको ज्वाइन करूं, ओ ई और ओ डैश, क्या ये जरूरी है कि ये एक सीधी लाइन बने? मतलब दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन पास होगी वो हमेशा उन दो इंटरसेक्टिंग कॉमन टेंजेंट्स, इनको इंटरसेक्टिंग कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं, कि ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाएगी, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके। देखो सर, पहली बात, अगर मैं ऐसे मान के चलूं ये दो लाइन जा रही है, तो क्या आप मेरे को बताओगे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? ई पॉइंट के ऊपर यहाँ ए है बच्चा, यहाँ सी है, ध्यान से समझना। देखो मैं समझा के करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई डी? क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अगर मैं ये कह दूं दोनों एंगल इक्वल है, तो उनको बाइसेक्ट कर रही है ये जो लाइन ना, ये ओ को इससे ज्वाइन किया मैंने, इधर ये ओ डैश है। ध्यान से समझना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगा मेरे को ये देखो, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं ओ ई को ज्वाइन कर रहा हूँ और ई ओ डैश को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल कर दूं और इधर वाले दोनों एंगल इक्वल कर दूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ओ ई इज एंगल बाइसेक्टर, या फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई सी। पहली बात तो ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, हमने पढ़ चुके हैं बात। क्यों? कैसे करेंगे कि ट्राइंगल ओ ए ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ, सॉरी ट्राइंगल का नाम सही से नहीं लिखा मैंने, ओ सी ई लिखूंगा इसका नाम। कैसे होंगे भाई साहब? दोनों की रेडियस है, दोनों की टेंजेंट है, और ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो एस 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 रूल से होगी।
तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ई इक्वल है एंगल ए के, मतलब ए ई ओ दिख रहा है, ए ई ओ, तो ये एंगल वन एंगल टू के इक्वल आ जाएगा। सीधी सी बात है, एंगल वन इक्वल एंगल टू किससे आएगा, सीपीसीटी से। क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ट्राइंगल डी ई ओ डैश एंड तो रहने दो, कॉन्ग्रुएंट ही लगा दो सीधा सा, ये जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी ई ओ डैश के। तो आप यहाँ पे 3 4 लिख लेते हो एक बार, एंगल 3 और एंगल 4। कहने का मतलब ये है कि सर दो एंगल हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो उनका जो बाइसेक्टर है वो भी एक ही लाइन है। अरे बाइसेक्टर ओ ई है एक की लाइन, और दूसरे की लाइन ओ ई डैश है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ओ ई डैश इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी। ए सी है या डी सी, डी सी है, डी बी है, डी ई बी। तो यहाँ से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि सर देखो दो एंगल इक्वल है, उनके बाइसेक्टर अगर आ रहे हैं तो बाइसेक्टर एक सीधी लाइन हो गई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ई या ओ ई ई डैश लिखूंगा ना, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है ना। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर, ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि ठीक है कि जब दो एंगल इक्वल है उनके बाइसेक्टर भी क्या होते हैं, अगर दोनों को एक ही लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो वो दो लाइन मिलकर क्या बनाएंगी, सीधी लाइन बनाएंगी। कम समझ में आया, बट ये कॉन्सेप्ट याद तो होना चाहिए तुम्हारे को कि ये एक सॉल्यूशन है इसका, ये इसका एक क्या है, सॉल्यूशन। याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या करते हैं अपन, बड़ा वो दूसरा वाला भी बड़ा प्यारा सा है। नॉर्मली यही अप्लाई करते हैं, बट ये एंगल वन ले लेता हूँ, इसको टू ले लेता हूँ, इसको 3 4 5 6। मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव अगर 180 है, तो आप लोग मान जाओगे कि ये एक सीधी लाइन है। अरे ये तो बता दो यार मेरे को, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है कि ऊपर वाले तीनों का सम अगर 180 आ जाए तो इसकी जो एडजेंट साइड्स हैं, नॉन कॉमन साइड है, वो क्या बनाएंगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। ये इतनी बात तो मानते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक। क्या मैं ये लिख सकता हूँ बच्चा एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल, इसका नाम लिख लेते हैं यार, यहाँ ए ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, और यहाँ डी ले लेते हैं, इसको हटा लेते हैं एक बार के लिए, इसको बी को यहाँ ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर। ये डायग्राम प्रॉपरली लिखना तुम्हें आना चाहिए भाई, देख मैं समझा रहा हूँ हर एक चीज को। ये भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यों है, क्योंकि ए ई क्यू और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी, नहीं बी नहीं है, सी है यहाँ पे, सी ई ओ के। क्या ये बात सबको पता है कैसे कॉन्ग्रुएंट है, बहुत बार कर लिए अपन ने। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल डी ई ओ डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ई ओ डैश के। ये भी समझ में आता है। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है, क्यों भाई, क्यों क्यों, क्योंकि सर देखो आपने जब ए बी लाइन और सी डी लाइन ड्रॉ की, भाई ए बी लाइन और सी डी लाइन ड्रॉ की, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका तो इस लाइन से और इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, और ओडेस वाली लाइन से तो, ठीक है। तो मत मान लेना कि सर आपको कैसे पता चला, भाई दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से मैं लगा रहा हूँ, तो मैं लगा देता हूँ बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं ऐसे लिखूं कि सर ये ई एक पॉइंट था, ई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट के चारों तरफ कुछ एंगल बन रहे हैं, तो किसी पॉइंट के चारों तरफ एंगल बनते हैं उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, ये जो सारे एंगल इनका सम 180 होगा। एंगल्स ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एंगल है, तो दैट इज द कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का सम सॉरी 360 होता है, 180 नहीं होता भाई, सॉरी 360 डिग्री। अब तुम्हें कौन कौन से एंगल चाहिए, कोई बच्चा 135 से कर रहा है, कोई 246 से कर रहा है, उस पर डिपेंड है। तो मतलब इसमें वन होना चाहिए तो वन है। अब टू की जगह मैं क्या लिखूं, टू मेरे को चाहिए ही नहीं, टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वन लिख सकता हूँ, तो वन लिख दिया। थ्री की जगह थ्री रखने दो, फोर की जगह क्या रखोगे, अब फोर की जगह इस रूल से रख सकते हो थ्री, थ्री रख दिया। फाइव की जगह फाइव कीजिए अपने को, सिक्स की जगह क्या रखोगे, फाइव रख सकते हो, ये रहा इस रूल से। भाई इक्वेशन नाम दे दो ना, 1 2 3 बाई इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू बाई इक्वेशन थ्री इक्वल्स टू 360। देखो ये दो बार है तो टू एंगल वन हो जाएगा, ये भी टू टाइम है तो टू एंगल थ्री हो जाएगा,
और ये भी 2 टाइम है तो 2 एंगल 5 हो जाएगा 360। 2 कॉमन ले लो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, 2 टाइम है तो 2 कॉमन लिया 360 हो गया। अब मैं आगे तो नहीं आ गया तुम्हारे, बच गया, अभी तक तो नहीं आया। थोड़ा साइड में हो जाता हूँ यार, तुम्हारे आगे कैसे आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 का वैल्यू निकालूँ तो 360/2 आ जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, हमें लिख सकते हैं ओ ई ओ डैश इज ए लाइन। और अगर ये एक लाइन है तो इसका मतलब ये है कि ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर है, तभी ये लाइन पॉसिबल है, एक लाइन पे हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब ये मत कहना सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे हिसाब से। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें मेनली ये प्रूव करना था कि लाइन है, और लाइन से हम कोलिनियर भी बोल सकते हैं, कोलिनियर है तो लाइन है, दोनों बातें तभी पॉसिबल है। तो कैसा लगा वीडियो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दो, बताओ मुझे। बट वीडियो को एक बार दोबारा देखना, अगर तुम्हारे बेसिक्स कमजोर हैं, तुमने पहले वाले वीडियो नहीं देखी और अचानक अरे सर आपको पढ़ाना नहीं आता, आप क्या समझा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने प्रीवियस वीडियोज में बहुत मेहनत की है, बहुत क्वेश्चंस को बहुत लंबे लंबे समझाए हैं, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से समझाया है। अब फर्दरली उन्हीं चीज को रिपीट करता रहूंगा तो जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसकी तो दिक्कत होगी ना। तो आप अगर रेगुलर नहीं है तो एक बार दोबारा देखो वीडियो को, कोई चीज़ कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है वो चीज़ बताओ कि ये सर ये कैसे हुआ, तो वो उसके लिए मैं तुम्हारे को सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपनी नजरों के सामने, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ कॉमन टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस टू टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो प्रूव करके दिखाइए पी क्यू और आर एस इक्वल है। हमने इसका सेंटर ओ है, मतलब तो है नहीं हमें सेंटर से, बट समझ लेते हैं। तो भाई मैं अगर सिंपल सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं कि ये एक सर्कल है, इसके ऊपर यहाँ से दो टेंजेंट आ रही है ए पॉइंट से, तो क्या टेंजेंट की लेंथ ए पी और ए आर होंगी? तो आप बोलेंगे सर ए पी इक्वल ए आर है, सीधी सी बात है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा सर्कल आप सेपरेट देखो, तो यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है और यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, तो टेंजेंट की लेंथ तो ए से काउंट होगी ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो ए एस और आर क्यू है यहाँ पे, तो क्या ए एस इक्वल टू ए क्यू होगी? हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू कैसे आ सकती है? ए पी प्लस ए क्यू करने से। तो अगर मैं ए पी प्लस ए क्यू करता हूँ तो ऑपोजिट में क्या आएगा मेरे पास? ए आर प्लस ए एस आएगा। तो ए पी प्लस ए क्यू क्या बना रहा है? पी क्यू, और वो किसके इक्वल आ रहा है? ए आर प्लस ए एस, क्या लिखोगे? आर एस। क्या आपका हैंस प्रूव हो गया? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया अपन ने, किस तरीके से किया वो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे ऐड करना है। ध्यान रखना ऐसे ही ऐड नहीं करना है, कैसे करना है वो समझना है, ठीक है। पहले आर एस वाले को लिख लो, चाहे पी क्यू वाले को लिख लो, पी क्यू वाले को लिख लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इतना सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ चलो कोई नहीं, 37 वाला देखो, ये भी मेरे हिसाब से सिंपल ही है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते। अब भाई जिसको नहीं आया उसके लिए तो बहुत बड़ा है, जिसको आ गया उसको छोटा ही लगता है, हमेशा ही होता है मैथ में। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो हमने कहा कॉन्सेंट्रिक का मतलब तो यही होता होगा एक सर्कल और उसी सेंटर से दूसरा सर्कल, अरे यही होता है भाई लोगों। क्या यही मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रिक का, कि दो सर्कल जिनका सेंटर एक होता है, ठीक है। एक की डायमीटर, तो मैं ऐसे अगर इनको ज्वाइन कर दूं तो ये नाम लिख देता हूं मैं ए बी सी और डी। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ए डी की वैल्यू, डायमीटर ए डी 30 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो ये ओ पॉइंट हो, अगर सेंटर ओ हो तो आप ऐसे बोलोगे ओ ए इक्वल ओ डी, है ना। और जो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 80, डायमीटर का आधा, दैट इज हाफ ऑफ 30, क्या लिख दोगे? 15। रेडियस निकाल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा। ओ बी अगर ओ सी के इक्वल है तो दोनों किसके इक्वल है? हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ये बात याद होगी तुम्हारे को मेरे हिसाब से। तो 9, तो हमारे पास रेडियस आ गई, बट देखते हैं क्या करता है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड है उसकी लेंथ बताइए। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया इसने तो। मान लो यहाँ से मैं एक कोड ड्रॉ कर दूं जो कोड छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, तो ये मान लेते हैं पी क्यू है और आर पॉइंट पे टच कर रही है, तो क्या मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ? आप बोलेंगे ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ध्यान से देखो, माना कि कोड है कि सेंटर की बाहर वाले सर्कल सर्कल की, बट ये टेंजेंट भी तो है अंदर वाले सर्कल की, ठीक है। और तुम्हें ये भी ऑब्वियसली पता होगा कि ओ आर अगर परपेंडिकुलर पी क्यू है तो हम ये लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। क्यों भाई? क्योंकि किसी भी कोड पे रेडियस से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑन कोड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। कि अगर आप सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाल दो तो ऑब्वियसली कोड भी तो है बड़े वाले सर्कल की, तो वो बाइसेक्ट करती है। तो आपने कहा पी आर किसके इक्वल है? आर क्यू के। अब आपको कह रहा है बता दीजिए इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी आर प्लस आर क्यू इज पी क्यू। हमें पी क्यू की लेंथ पूछ रहा है, तो मैं एक बार ज्वाइन कर लूँ इससे, ओ से। अगर आप चाहो तो आर को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया बच्चा लोग, और ये ट्राइंगल ऐसा है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है और यहाँ पी है, और ये 90 डिग्री है। अब मुझे पी आर की लेंथ तो नहीं पता, बट मैं ओपी की लेंथ बता सकता हूँ। ओपी किसके इक्वल होगा? ओपी इज इक्वल्स टू एओ लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो एओ की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? एओ की वैल्यू 15 है। ओ आर किसके इक्वल है? ओ आर इज इक्वल्स टू, ओ बी लिख दो या ओ सी लिख दो, एक ही बात है। तो ये कितनी आ गई? ये 9 सेंटीमीटर है। तो क्या इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ आर पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पी आर ले लेते हैं और परपेंडिकुलर ओ आर। ओपी तुम्हारे को 15 दे रखा है, पी आर तुम्हारे को निकालना ही है, और ओ आर तुम्हारे को 9 दे रखा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और नीचे चलते हैं फिर अपन। तो बताइए भाई लोगों, आप ऐसे बोलोगे कि पी आर स्क्वायर की वैल्यू 225 में से माइनस करना पड़ेगा 81, तो ये आएगा 4, और 12 माइनस 22 माइनस 8 तो आ गया 6 माइनस 1 12 14, यस 144। तो क्या पी आर की वैल्यू 12 आ रही है? तो आपने कहा अगर ये 12 है तो सिंस पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, तो बोथ आर 12, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी आर प्लस आर क्यू, मतलब 12 प्लस 12 लिख सकता हूँ मैं एक बार के लिए, तो दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कोड विच टच द स्मॉलर सर्कल, या कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, द लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आ सकती है, उसको नहीं पता हो कि भाई परपेंडिकुलर कोड पे होता है, ये बात मैंने बता जरूर रखी है पहले से, और ऑब्वियसली पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 38। वीडियो तो बड़ा होता जा रहा है, बट क्या करें यार, तुम्हारे लिए तो कुछ। क्वेश्चन नंबर 38 अब मैं जल्दी से बता नहीं सकता क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो जाए, क्या पता एक पॉइंट की वजह से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाए बच्चे का। ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। देखो, कॉमन टेंजेंट है टू सर्कल्स की और इक्वल रेडियस है उनकी, मतलब दो सर्कल है जिनकी रेडियस इक्वल है और उनकी कॉमन टेंजेंट से ए बी एंड सी डी। अब मेरे बच्चे बोलेंगे तो हमें प्रूव करके दिखाना है ए बी सी डी के इक्वल है कि नहीं, तो मेरे बच्चे फटाफट ये करने की कोशिश करेंगे, ये एक सर्कल है सर और इसी रेडियस का दूसरा सर्कल है। ध्यान से समझना भाई, है ना। अब डायग्राम तो उसने गिवन नहीं किया तो हम कैसा भी बना सकते हैं।
और फिर हमने इनको कॉमन टेंजेंट ऐसे ले तो सकते हैं, मना थोड़ी ना कर रहा है ना। अब ऐसे ले ली मेरे बच्चे ने, बोला सर इस टेंजेंट का नाम है ए बी और इस टेंजेंट का नाम है सी डी, इसकी रेडियस जो आर है वो रेडियस इसकी है आर, मुझे रेडियस पे जाना ही नहीं है, मैं मान लेता हूँ ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए पी इक्वल है पी सी के और पी डी इक्वल है पी पी के। और अगर मैं ए पी प्लस पी बी करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, सी पी प्लस पी डी के। तो मैं इक्वल कर सकता हूँ ना, ए पी प्लस पी बी तो ए पी बन रहा है और ये बन रहा है सी डी। बट एक बात बताओ, ये काम तो नॉन इक्वल रेडियस वाले पे भी हो सकता था, तो उसने यहाँ पे इक्वल रेडी क्यों लिखा। तो उसका कहने का मतलब है कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करती, तो दूसरा कौन सा पेयर है जो इंटरसेक्ट नहीं करता, तब तुम फंस गए। बोले ये रहा सर, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल इसी रेडियस का ये वाला है अपना, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट ऐसी भी तो होती है। हाँ सर होती तो है, मना तो अब नहीं करेंगे आपको। इसका नाम मैं इस पॉइंट को ए लेता हूँ, इस पॉइंट को बी लेता हूँ बच्चा, इस पॉइंट को सी ले लेता हूँ और इस पॉइंट को डी ले लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। मैंने ये वाला सॉल्यूशन बताया। अब मान लो तुम्हारे को एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा और तुम भूल रहे हो इस क्वेश्चन को, तो ये वाला करके तो आ सकते हो ना फटाफट। इसका सेंटर ओ ले लेता हूँ और इसका सेंटर ओ डैश ले लेता हूँ, रेडियस इक्वल है, ठीक है। मैं ओ को ए से ज्वाइन करता हूँ तो 90 डिग्री बन जाएगा, ओ को सी से ज्वाइन करता हूँ ये 90 डिग्री, ओ को बी से ज्वाइन करता हूँ तो 90 डिग्री, ओ को डी से ज्वाइन करता हूँ तो 90 डिग्री। अब कोई मुझे ये बताएगा कि AOC इज ए स्ट्रेट लाइन और BO डैश D इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, क्यों? हमें पता तो है नहीं ना, बताया तो ना उसने, नहीं। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि सर देखो OA जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे एंड OC ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन CD। तो इसका मतलब है कि एंगल OAB 90 डिग्री है और एंगल OCD ऑल्सो 90 डिग्री है। क्या ये बात यहाँ तक तो समझ में आया? अब मैंने कहा देखो सर दो लाइनें जा रही हैं, उन दोनों लाइनों को मान के चल, एक बार अज्यूम कर रहा हूँ ये 90 डिग्री दो ओ से दो लाइनें खींची हमने 90 डिग्री पे, तो ये दोनों एंगल हैं, ये को इंटीरियर एंगल का वर्क अगर हम करके देखें तो कोई भाई अगर मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे देता, 9th क्लास में जरूर था, तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है ओ सी, यहाँ पे एक लाइन आ रही है ओ डी, ये एंगल है 50 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का। तो बताइए ओ सी ओ डैश एक लाइन है, सी ओ डी एक लाइन है, तो आप क्या करते थे इन को इंटीरियर एंगल का सम करोगे, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का सम आया 110। तो इसका मतलब है सर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल टू 110, दैट्स व्हाई ओ सी ओ डी इज नॉट ए लाइन। या मतलब ये भी बोल सकते हैं सी ओ डी आर नॉट कोलिनियर। बट हम ये प्रूव करके दिखा दें इसको कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा? 180 डिग्री। तो हम कहेंगे सिंस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए ओ सी इज ए ट्रांसवर्सल। क्या ये बात समझ में आई? ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है। सिमिलरली अगर आप सिमिलरली नहीं लिखना चाहते तो दोबारा इन लाइनों को लिख सकते हैं बी ओ डैश डी ऑल्सो ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंड भाई ऑब्वियसली ए बी पैरेलल सी डी आ गया है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि ए सी ऑल्सो पैरेलल टू बी डी? वाई? बिकॉज क्यों? क्योंकि ए बी एक ट्रांसवर्सल है, ए बी एक ट्रांसवर्सल है एंड एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ डैश बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो इतना प्रॉपर सॉल्यूशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मैं पहले देखा है, मैंने अभी तक के, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तभी तक, ठीक है ना। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है अच्छे से, गूगल पे भी सर्च करके देखा, मैंने कहा प्रॉपर नहीं समझा रखा है।
समझा तो रखा है, ऐसे नहीं समझा रही रखा है ना। मैं दूसरी कंपनियों का नाम भी क्यों लूं जिसमें आप फोटो खींच के वीडियो देखते हो, उसमें भी ये पूरी बात नहीं बता रखी। फोटो खींच के वीडियो देखते हो ना, उसमें भी। हाँ, आपके सर सब करके देखते हैं आपके लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर कौन सा पेयर बना रहे हैं, ये दोनों एंगल कौन सा पेयर बना रहे हैं वापस से, तो बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसकी वजह से हम ये बोल पा रहे हैं कि ए सी भी पैरेलल है बी डी के। ए सी एंड बी डी, आप देखो ऊपर एक लाइन लिख सकते हो आप, पैरेलल मत लिखो इसको। ए सी एंड बी डी आर टू लाइन्स, दो लाइनें हैं, और ए बी एक ट्रांसवर्सल। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए बी एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइनों को कट कर रही है, हम पैरेलल नहीं बोल रहे। बट हमने देखा कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो को इंटीरियर एंगल हमें बता रहा है कि ए सी पैरेलल किसके है, बी डी के। तो सिमिलरली क्या तुम ऐसा भी बोल सकते हो, सिमिलरली क्या बोलना है, नहीं सिमिलरली तो हमें क्या बोलना है, ए सी पैरेलल हो गई बी डी के, ठीक है, खत्म हो गई। सिमिलरली क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए सी डी बी इज ए पैरेललोग्राम। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए सी डी बी इज ए पैरेललोग्राम? वाई? बिकॉज, देखो लिखवा देता हूँ, बिकॉज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब मैं एक और रूल बता देता हूँ भाई साहब, अगर ये वाले पूरा काम नहीं करना चाहते आप, ये वाला काम नहीं करना चाहते, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, तो देखो AO इक्वल ओ सी इक्वल बी ओ डैश इक्वल ओ डैश बी डी, चारों इक्वल है। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अब मैं तुम्हारे लिए दोबारा लिख देता हूँ यार, दूसरा रूल लगता है इसके अंदर, कि कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो, उस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल आ जाए। किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल और इक्वल आ जाए, तो उसको तुम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी डी बी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरालेलोग्राम, इज ए पैरालेलोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि क्योंकि पेयर ऑफ ए ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। क्या है वो? पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम है। और किसी भी पैरेललोग्राम की अगर बात करो तो उसके अंदर तो दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी ऑल्सो इक्वल्स टू सी डी। ये एक पैरेललोग्राम का रूल है कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो अब यहाँ पे लिख दो, चलो इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस रीजन से हमने लिखा है। देखो ये वाली लाइन तुम करना चाहो तो कर सकते हो, मना नहीं कर रहा, बट ये वाला थोड़ा छोटा लगता है, तो ये वाला तुम प्रीफर करोगे मुझे भी पता है, बट चलो उसको भी पढ़ लेना एक बार के लिए, देख लेना क्या किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में जरूर आ रहा होगा कि पढ़ाया क्या है तुम्हारे को। तो आज का वीडियो यहीं रोक लेते हैं, क्योंकि 50 मिनट के आसपास हो गया। आप ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं रखते हैं क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, फिर ना मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी, एक साथ इतने बड़े वीडियो नहीं देख पाते हो, और ऊपर से मैं टाइम स्लॉट नहीं डाल पा रहा हूँ। दिक्कत वो भी है, क्या पता फर्दर फ्यूचर में तुम कभी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें टाइम स्लॉट मिल जाए, क्योंकि हमारी टीम हो जाए, वो टीम वाले काम कर रहे हैं। अभी तो हम अकेले बंदे हैं ना, इतना काम नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प कर रहा होगा, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो तो उनको ये शेयर कर दो, और बाकी मेरे को अगर आप मोटिवेट रखना चाहते हो तो एक कमेंट कर दो प्यारा सा, लाइक कर दो वीडियो को, ओके। तो इन लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।